श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग हर रोज साइबर ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए नित नए तरीके इजाद कर रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के साथ ही सरकार, खासतौर से पुलिस विभाग, लोगों को साइबर ठगों के झांसे में आने से बचने के बारे में जागरूक भी कर रहा है। हाल ही में पूरे प्रदेश में साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा भी संचालित किया गया। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य पुलिस में AIG तकनीकी सेवाएं कवि गुप्ता जी। श्री कवि गुप्ता को साइबर अपराधों से निपटने का लंबा अनुभव है। कवि गुप्ता जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि क्योंकि आप ये साइबर सेल को देख रहे हैं, आप टेक्निकल सर्विस में वरिष्ठ पद पर हैं और काफ़ी दिनों से आप इन मामलों को डील कर रहे हैं, तो यदि हम बीते 6 महीने की बात करें तो साइबर क्राइम या साइबर ठगी जो भी हम नाम दे दें, उसके सबसे अधिक किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए विकल्प जी, जैसा आपने बताया विगत 6 महीने में किस प्रकार से ये साइबर ठगी के केस आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो प्रकरण आ रहे हैं ये परिवर्तनशील है। समय के साथ लगातार नए नए प्रकार के साइबर ठगी के प्रकरण सामने आते हैं, इजाद करते रहते हैं। तो अभी जो यदि पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो अभी सबसे ज्यादा जो हमारे नॉलेज में जो केसेस आ रहे हैं वो है निवेश या इन्वेस्टमेंट संबंधित फ्रॉड जी। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट जिसे कहा जाता है, वो उसके प्रकरण भी आ रहे हैं हमारे पास जी। तीसरा, सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पे ठगी की शिकायतें आ रही है जी। और इसके अलावा कई लोगों को जिन्हें नौकरी की तलाश है, उन्हें घर बैठे ऑनलाइन जॉब या टास्क के नाम पे कोई फ्रॉड करने की शिकायतें हमारे पास आ रही है। जी कवि जी, आपने बताया कि निवेश के नाम पर काफी लोगों के पास में कॉल या मैसेज आते हैं, उन्हें किसी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ दिया जाता है। तो ये उनका तरीका क्या होता है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई ये तरीके अपनाते हैं आमतौर पे? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि शेयर हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गई, क्या तरीके अपनाते हैं फंसाने के? देखिए, जैसा निवेश के नाम से स्पष्ट है कि जो इसमें जो ठग होते हैं वो पीड़ित को या प्रार्थी को कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देते हैं जी। जैसे शेयर मार्केट, क्योंकि हम सभी जानते हैं शेयर मार्केट में कोई भी पैसा निवेश कर सकता है और उसका रिटर्न मिलता है जी। तो वो प्रार्थी को ये दिखाते हैं कि हम आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगाएंगे, और एक उनको जैसा संस्थागत जो मार्केट में होता है, जो कैंडल्स दिखते हैं, आपका निवेश कहाँ जा रहा है, शेयर का प्राइस कहाँ जा रहा है, वो सारा उनको वो वैसा दिखाते हैं। एक ऐप डाउनलोड कराते हैं जहाँ पे उनको उनका जो निवेश हुआ पैसा है वो कितना बढ़ रहा है वो दिखता रहता है। तो ये ऐप वही विकसित करते हैं और ये ऐप हूबहू वैसे ही लगता है जैसे कोई वैलिड जो संस्था है उसका ऐप हो या शेयर मार्केट का ऐप हो, वैसा दिखता है जी। या किसी ब्रोकर का हो वैसा दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है। ना ही वो ब्रोकर जो सेबी से वो रजिस्टर होते हैं, ना ही वो जो पैसा दिखता रहता है या शेयर जो प्राइस दिखते रहते हैं वो ओरिजिनल फर्जी होता है। तो जो निवेशक होता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा जो पैसा है मैंने निवेश किया है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है और इस लालच में वो और ज्यादा पैसा देते जाता है। लेकिन जहां वो पैसा वापस लेने की बात करता है तो जो ठग है उसमें कन्विंस करते हैं कि आपको यदि आपका पैसा वापस चाहिए तो आपको और पैसा देना पड़ेगा, कोई फीस देना पड़ेगा, कोई टैक्स देना पड़ेगा। सुना है कि थोड़ा पैसा दे भी दिया जाता है उनको। हाँ, विश्वास में लेने के लिए कुछ पैसा रिटर्न भी दिया जाता है ताकि वो और इनकरेज हो जाए, प्रोत्साहित हो जाए ज्यादा पैसा लगाने के लिए, और ये फिर एक बड़े से जाल में वो निवेशक फंसते जाता है और वो अपनी सारी जमा पूंजी जो है इसमें लगा देता है। यदि इससे बचना हो तो क्या तरीके लोग अपना सकते हैं? किस तरह से क्रॉस चेक करें कि भाई जो ऐप है वो सही है कि नहीं है? ये क्या तरीके हो सकते हैं? निवेश करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी जानते हैं। शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो में भी हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि आप इन सभी क्षेत्रों में तभी निवेश करें जब आपकी जानकारी पक्की हो जी। और यही जो आधी अधूरी जानकारी है, इसी से सारी ठगी होती है जी। आपको पता है यदि हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खोलना है और इसमें भी अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो लाइसेंस्ड जो संस्थाएं हैं
सेबी से रजिस्टर्ड है, उनके थ्रू आपको अपना अकाउंट खोलना रहता है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि निवेश जो आपको ऑफर दे रहा है उसका बैकग्राउंड, उस कंपनी के बारे में आप पता नहीं करते हैं, उस ऐप की सत्यता क्या है उसके बारे में पता नहीं करते हैं और आप उसमें निवेश कर रहे हैं। और आमतौर पर ये सब जो भी बाजार हैं, चाहे शेयर बाजार हो या क्रिप्टो हो, ये इतने अनिश्चितता से भरे होते हैं कि कोई भी जो भी अधिकृत है वो इस तरह का कभी भी ऑफर नहीं देता है कि हम आपका पैसा 2 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। कभी भी कोई अधिकृत व्यक्ति, और ये सेबी का नियम भी है कि कोई ऐसा दे भी नहीं सकता है, कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कहा विकल्प जी आपने। जहां पे कोई ऐसा आपको ऑफर दे रहा है जहां पे वो ये कहता है कि आपको 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, या फिर एक जो स्टैंडर्ड रिटर्न है जी पैसे का जो ब्याज दर होता है तो उससे बहुत ज्यादा हाई यदि आपको रिटर्न देने की बात कहता है तो वहीं पे मन में संशय उत्पन्न हो जाना चाहिए कि ये जरूर किसी न किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। सर, आपने अभी बात की डिजिटल अरेस्ट की, इसके भी कुछ मामले सामने आए हैं, इसके बारे में बताइए कि किस तरह से जो है वो डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को कैसे कुछ समय के लिए आदमी बांध लेता है। ये अभी के हाल के दिनों में बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं इस डिजिटल अरेस्ट से। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, जैसा इसका नाम है की परिभाषा स्पष्ट है, अरेस्ट वो भी डिजिटली जी। तो सबसे पहले मैं श्रोताओं को ये क्लियर कर दूं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज वैलिड नहीं है। कभी भी पुलिस डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं करती है जी। पुलिस को यदि अरेस्ट करना होता है, पुलिस फिजिकली आरोपी के घर जाकर के उसको अरेस्ट करती है, डिजिटली कभी भी अरेस्ट नहीं होता है जी। अब इसमें ये जो नए प्रकार का फ्रॉड है, इसमें फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, एक बड़ा अच्छा स्टूडियो जैसा सेटअप बना लेते हैं जहां पे उनको जो पीड़ित है उसको ये दिखाया जाता है कि उनकी बात जो है एक बड़े पुलिस ऑफिसर से हो रही है जी। और उनकी जो बात करने का लहजा है वो भी इतने अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं कि वो उनको लगता है कि एक पुलिस अधिकारी ही उससे बात कर रहा है जी। और प्रार्थी को क्या बोल करके अरेस्ट किया जाता है, तो वो है कि वो या उनका कोई रिलेटिव, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव नियर एंड डियर वन कोई गलत काम में वो पकड़े गए हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि आपने जो पार्सल एक मंगाया है उसमें जो है वो इलीगल सब्सटेंस आया है, ड्रग्स वगैरह है जो कि कस्टम में पकड़ा गया है। इसी तरीके से कभी कभी माँ बाप को ये तक बता दिया जाता है कि आपके बच्चे जो है वो गलत कृत्य में पकड़े गए हैं। तो जब किसी के पास भी पुलिस अधिकारी का ऐसा फोन आता है तो वो सख्ते में आ जाता है जी। इसके बाद फिर वो प्रार्थी को फिर एक वीडियो कॉल, स्काइप या किसी अन्य ऐप के माध्यम से एक वीडियो कॉल करने को कहते हैं, और जब वो वीडियो कॉल में आते हैं तब फिर वो अपना जो सेटअप उनका पुलिस का है वो उसमें प्रदर्शित होते हैं और उनको ये कहा जाता है कि अभी आप इस कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, अब आप हमारे गिरफ्त में हैं और जब तक आप कोई फाइन नहीं भरेंगे तब तक आप इस अरेस्ट से नहीं निकल सकते जी। तो ऐसे केसेस में कई बार कुछ लोग धोखा खा जाते हैं और इनके चंगुल से निकलने के लिए कुछ भारी पैसा भी इनको दे देते हैं। तो इस तरीके से ये ठगी हो रही है। एक आपने बात कही है कि जो शासकीय योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लेने के नाम पर भी ठगी हो रही हो, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रोता भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो वो भी सतर्क हो जाएं। सरकार जो भी नई चीजें लेकर के आती, योजनाएं लेकर के आती, या फिर समाचार में कुछ भी नया चलता है तो वो इस तरीके से उस चीज को पढ़ते हैं या लेते हैं कि इससे कोई ठगी का नया तरीका कैसे इजाद हो सकता है। कोरोना के समय में हमने देखा वैक्सीन के नाम पे। अब इसके बाद जब भी कोई सरकार नई योजना लेकर के आती है, जैसे अभी शासन ने महतारी वंदन योजना इंट्रोड्यूस किया था, तो अब साइबर ठग क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को ये फोन करके ये बोलते हैं कि हम शासन की तरफ से बोल रहे हैं आपके खाते में हमको पैसा ट्रांसफर करना है जी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, कई महिलाओं को ये बोला जाता है कि आपको, जिनका डिलीवरी होने वाला होता है, उनको ये बोला जाता है कि आपको डिलीवरी का जो शासन पैसा देती है वो हम आपको देंगे, हम शासन की ओर से बोल रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट बताइए जी। और अकाउंट बताने के साथ साथ कुछ नॉमिनल चार्ज वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर प्रार्थिया या जो पीड़ित है उसका मनोभाव कैसा है, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, उस तरीके से वो एक मोडस ऑपरेंडी चुनते हैं और उसके बाद उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो शासन की योजनाओं का
लाभ लेना है यदि, तो हमें सरकारी ऑफिस जो आपके घर के पास होता है वहां पे जा करके ही अधिकृत संस्था से ही हमें आपको खुद को स्वयं वहां जाना चाहिए, पता करना चाहिए और किसी अधिकारी से मिलकर जो भी है उससे ही आपको पता करना चाहिए। इस तरह के जो फोन कॉल्स आते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई बार बैंक के नाम पर या कोई और कंपनी है, आपने घर में कोई डिश लगवाया हुआ, उसके नाम पर भी कॉल आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, उनसे भी बचना चाहिए क्योंकि कोई भी बैंक कभी इस तरह का कॉल नहीं करता है। एक बात और आपने बताई थी कि आजकल जो है वो साइबर या डिजिटल स्लेवरी या जिसको हम गुलामी कहते हैं या बंधक कहा जाता है, हम सुनते आते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं, उनको दूसरे राज्यों में ईंट भट्टे में काम करने के नाम पर बंधक बना लिया जाता है, ठेकेदार लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कि दूसरे देश में रोजगार के नाम पर बुलाया जाता है, नौकरी देने के नाम पर, और वहां पर आपको बंधक बना लिया जाता है। ये बताएं लोगों को। देखिए, जॉब के नाम पे या नौकरी के नाम पे ठगी एक बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है इन साइबर ठगों के लिए जी। अब आपको पता है कि जब से हम इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो हम कई लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें घर बैठे कुछ जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए जी। तो एक ठगी का तरीका तो ये है कि वो वर्क फ्रॉम होम का कुछ ऑफर देते हैं। एक सिंपल सा उनको पहले टास्क दिया जाता है, वो टास्क कंप्लीट करने पे उनको कुछ पैसा भी दिया जाता है जी। और उसके बाद फिर जब उनको विश्वास हो जाता है कि ये टास्क करेगा और वो फिर वो इन्वेस्ट भी कर सकता है तो उससे फिर उनसे वापस पैसा इन्वेस्ट कराते हैं और इस तरीके से किसी टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके फिर वो उनसे ठगी करते हैं। दूसरा जो अभी हाल के दिनों में काफी उभर करके आया वो ये है, हमारे कई युवा साथी जो आईटी बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये लालच दिया जाता है कि आपको ये जो दक्षिण पूर्व एशिया कंट्रीज हैं जैसे कंबोडिया या ताइवान या आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पे आपको हम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब देंगे और वो उनका वीजा पासपोर्ट वगैरह भी क्लियर करवाने में हेल्प करते हैं। एक बार जब जो युवा है वो उस कंट्री में पहुंच जाता है अपने आईटी बैकग्राउंड के कारण और उसे लगता है कि कोई उन्हें सॉफ्टवेयर का कुछ काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, तो उन्हें जाकर के ये पता चलता है कि वो काम उनको नहीं मिला, उनको मिलता है काम भारत में वापस साइबर ठगी करने का। उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको रोज भारत में वापस एक कॉल सेंटर में उनको जगह दी जाती है और उस कॉल सेंटर के माध्यम से आपको भारत में लोगों को ठगी का शिकार बनाना और उनको रोज का टारगेट देते हैं। जब वो वापस निकलना चाहते हैं तो उनका पासपोर्ट और वीजा उनके पास जब्त हो जाता है और इस तरीके से वो एक तरह के बंधक बन जाते हैं। जी, सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए भी और ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए भी? सरकार हर स्तर पर हर समय नए नए तरीकों से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है और साथ ही साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जो अधोसंरचना होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो विकसित कर रही है। जैसा कि जागरूकता की आपने बात की, अभी हाल ही में 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले स्तर पर, जिला स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया, जहां पे हमने विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरीकों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। दशहरा में, गरबा डांडिया में और कार्यक्रम, वेबिनार, सेमिनार आयोजित करके जागरूक करने की कोशिश की। इसके साथ ही जो एक प्रचलित नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1930, जिसे हम हर हमारे जन जागरूकता अभियान में शामिल करते हैं और हम लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि कभी भी यदि कोई आपके साथ ऐसे ठगी का आप शिकार होते हैं, आपने पैसा गवा दिया है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना समय गवाए आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें ताकि समय रहते आपका पैसा होल्ड हो सके। एक बार वो नंबर फिर से रिपीट कर दें प्लीज। ये नंबर है श्रोताओं 1930। जी, और जो अधोसंरचना की आपने बात की है तो ये मामले क्योंकि आ रहे हैं, केसेस बहुत लगातार बढ़ रहे हैं, आपके पास शिकायतों के अंबार लगते होंगे, तो उनको सुलझाने के लिए अब किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग डेवलप कर लिया है? हम लगातार हर साल कुछ नए साइबर थाने हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी राज्य साइबर पुलिस थाना स्थापित करके, फिर हमने हर रेंज में साइबर थाना स्टार्ट किया। इसके बाद इस बजट ईयर में हम 3 जिलों में साइबर थाना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम हर जिले में एक साइबर थाना स्थापित करें। रिपोर्टिंग को और सुगम बनाने के लिए भारत सरकार एक पोर्टल भी संचालित करती है। उस पोर्टल का नाम है cybercrime.gov.in।
जी। ऐसे श्रोता जो पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं और वो घर बैठे चाहते हैं कि वो उनके ठगी का रिपोर्टिंग हो सके, तो वो श्रोता जो है वो इस पोर्टल में जा करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी उनकी शिकायत है जो उनके साथ हुआ है उसको वो वहां पे उल्लेखित कर सकते हैं। उसमें भी पुलिस कार्रवाई करती है। अंत में कवि जी हम चाहेंगे कि जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे हैं, एक आप उनसे अपील करें कि बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। श्रोताओं, यदि हम 2-3 चीजों का ध्यान रखें तो हम कभी भी किसी भी प्रकार के साइबर ठगी या ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहला हमको ये याद रखना है कि ऑनलाइन दुनिया में जैसे फिजिकल दुनिया में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसी तरीके से ऑनलाइन दुनिया में भी पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है जी। ये गोल्डन रूल हम याद रखें तो हम किसी प्रकार का लॉटरी, किसी प्रकार का निवेश, किसी प्रकार का ऑफर के शिकार नहीं होंगे जी। दूसरा, भय। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको चाहे वो किसी भी तरीके से डराने की कोशिश करते हैं फोन में, तो उस पर हमको विश्वास करना ही नहीं है। और तीसरा, कुछ एटिकेट्स जैसे हमारा पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए और कुछ नई चीजें जो अब लगातार जुड़ते जा रही, अनजाना ऐप इंस्टॉल ना करें, अनजाने लिंक पे हमको क्लिक नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक सावधानियां हैं कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग करते समय। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, आपने बहुत सारगर्भित तरीके से हमें बताया और निश्चित रूप से ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा यह कार्यक्रम। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।